दोस्तों, अभी हमने पहले वीडियो के अंदर 30 डेफिनेशंस देखी थी। आप उनको एक दो बार पढ़ेंगे तो पक्का 100% आपको वो याद हो जाएगी। अब हम आगे और 30 डेफिनेशन जो बची हुई उनको देखते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। हिलगार्ड। हिलगार्ड ने क्या बोला कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहता है। तो हिलगार्ड, गार्ड क्या करता है? कहीं पर भी जो गार्ड खड़ा रहता है वो क्या करता है कि स्वाभाविक व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है कि डेली जो आदमी आ रहे हैं, नॉर्मल जो आदमी बिल्डिंग में रहते हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्वाभाविक हो गया उसके लिए। लेकिन अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई परिमार्जन होता है, कोई नया आदमी आता है, तो फिर वो गार्ड उसी की निगरानी रखता है कि नया कौन है, कोई चोर तो नहीं है। तो उसी तरह तो फिर उसका रजिस्टर के अंदर उसका मेंटेन करके रखता है कि तुम्हारा नाम क्या है वगैरह, एड्रेस वगैरह लेता है उसमें। तो वही गार्ड क्या करता है कि स्वाभाविक जो व्यवहार में हो रहा है उसको तो नहीं, लेकिन होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन की बात आएगी तो वो हमारा गार्ड देखेगा उसको। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई? हिल गार्ड की हो गई। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। वुडवर्थ। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की विधि, व विधि और वुड बुद्धि। तो वुडवर्थ वु, ये बू और ये व से विधि, तो बुद्धि विधि है। बुद्धि विधि वुडवर्थ, बुद्धि विधि वुडवर्थ, ये ऐसे याद रखिए। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। डियरबर्न ने दी थी कि बुद्धि अधिगम अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो ये देखिए, डियरबर्न से डियर, जो प्रिय होते हैं, जो लोग प्रिय होते हैं, जैसे कोई भी लेडी है उसको अपना हस्बैंड प्रिय होता है तो वो क्या करती है? लाभ उठाती है कि उसका मूड कैसा है और उसी हिसाब से अपनी अगर कोई बात मनवानी होती तो वो बात मनाती। तो होता है कि लोग जो अपने डियर या जो अपना खास पर्सन होता है उससे वो क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं कि ठीक है इससे काम हो जाएगा, वो ठीक है, वो मेरा डियर है, वो मेरा काम कर देगा ये। तो ये कि डियर यानी लाभ उठाने की योग्यता, ये डेफिनेशन डियर बर्ड ने दे दी। अब हम देखते हैं टर्मन। और टर्मन को ऐसे भी लिखा जाता है आधा रह करके। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। तो अमूर्त टर्मन, तो ये टर्मन का ये वाला रूप याद रखिए, टर्मन अमूर्त। तो अमूर्त वाली चीज 3 अक्षर, टर्मन अमूर्त 3 अक्षर, ये आदर है, आदर है, तो टर्मन अमूर्त। तो अमूर्त विचारों वाली डेफिनेशन किसने दे दी? टर्मन ने दे दी। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। बकिंगम। बकिंगम बुद्धि सीखने की योग्यता है। ब बुद्धि स्टार्टिंग कब है यानी बुद्धि की डेफिनेशन दी थी। किंगम, तो किंगम से याद रखिए सिंगम, जो सिंगम मूवी आई थी, हिट मूवी थी, यानी बहुत योग्य मूवी थी, अच्छी मूवी थी, योग्य मूवी। तो किंगम योग्यता, यानी बक किंगम यानी बुद्धि है वो योग्यता है, सीखने की योग्यता है। ये डेफिनेशन किसकी हो गई? बकिंगम की हो गई। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। कॉल विन। कॉल विन, विन यानी जीतना, विन यानी जीतना, तो कॉल विन यानी फोन आ रहा है तो जीत रहा है। यानी हर टाइप के कोई है कॉल सेंटर पे काम कर रहा है, तो कॉल सेंटर में लोग बाग बहुत सारे, अगर मोबाइल में वगैरह में कुछ या सिम में कुछ खराबी वगैरह आ जाती है या फिर कोई उनका कोई भी प्लान वगैरह सक्सेसफुली नहीं चल रहा होता है तो कस्टमर केयर पे फोन करते हैं और वहां चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। सब तरह तरह के लोग होते हैं कि अच्छे से बात भी करते हैं और बेकार तरीके से बात करते हैं। कॉल विन यानी कॉल सेंटर के अंदर जो फोन आ रहा है उससे जीत रहा है, यानी उसको हर टाइप के फोन अटेंड करने की उसमें क्षमता है। तो कैसे? तो वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है अथवा सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। यानी बुद्धि का यूज करके हर टाइप का वातावरण से सामंजस्य, हर टाइप का जो फोन आ रहा है उसको अटेंड करना, कॉल को विन करना, कॉल को जीत लिया उसने या कॉल पे बात करना सीख लिया है या सीख सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई? कॉल विन की। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्थर टी जर्सिल्ट ने दी थी कि संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो जर्सिल्ट जल्दी से क्या? भड़क उठना, उत्तेजित होना, गुस्सा आना। तो जल्दी से यानी भड़क उठ रहा है। ये क्या है? ये क्या मेरे को भड़क उठ रहा है? मैंने तो इतनी सी बात की, भड़क रहा है मेरे पे, जल्दी से भड़क जाते हैं, मतलब जल्दी से गुस्सा कर रहे थे। तो जर्सिल्ड, तो भड़क उठने वाली डेफिनेशन किसने दे दी हमें? जर्सिल्ड ने दी थी। फिर अगला देखते हैं। ईएल पील। सीखना व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। पील यानी पीछा करना, पील यानी पीछा करना, पीछा करना यानी अनुसरण करना, यानी अनुसरण पील पीछा करना, अनुसरण पील या पीछा करना, इसने दे दिया हमें। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। अरस्तु की कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। तो अरस्तु यानी आसान है और आसान नहीं है, आसान है और आसान नहीं है। डेफिनेशन किसने दे दी? अरस्तु ने आसान है, आसान नहीं है ये वाली डेफिनेशन किसकी हो गई? अरस्तु की हो गई। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अल्फ्रेड बी ने।
बीने, बीने ने, हम बीने का नाम सुनते ही पता है बुद्धि के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है बुद्धि के अंतर्गत बीने का। इसने तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। तो बुद्धि के बारे में मेन जो 4 वर्ड कहे किसने बोल दिया? अल्फ्रेड बीने ने कह दिए थे कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। और बुद्धि के अंदर बात आती है तो बीने का नाम आता है। तो बस हो गया कि जो 4 वर्ड है मेनली बुद्धि के बारे में किसने दे दिए? बीने ने दे दिए। फिर अगली है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने सिखाना स्किनर, सीखना सिखाना स्किनर, इसे याद रखिए। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। वुडवर्थ, किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, उसके वर्तमान व्यवहार व अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। वुडवर्थ यानी वही पहले देखी थी डेफिनेशन, वुड से हम नवीन चीजें बन रही थी। और ये भी याद कर, वुड यानी लकड़ी का अर्थ कभी निकलेगा जब लकड़ी है वो लकड़ी ना रह के उसकी भिन्न हो जाएगी, यानी लकड़ी का अर्थ तभी निकलेगा जब लकड़ी से उसको नई पलंग वगैरह चेयर वगैरह बना दी, यानी भिन्न वस्तुएं बना दी। तो जो वो हो सकती थी उससे भिन्न बनाती है। तो लकड़ी थी पहले और लकड़ी को क्या बना दी? चेयर वगैरह बना दी। तो वुड जो लकड़ी का अर्थ ये निकल रहा है कि जो भिन्न बनाती है, जो हो सकते थे उससे भिन्न बना रही है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? हमारे वुडवर्थ की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। तो स्किनर तो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, स्किनर संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व। जैसे स्किन, किसी की स्किन अच्छी होती है तो क्या बोलते हैं कि वाह भाई इसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, उसकी स्किन कितनी अच्छी है। तो जो स्किन आती है वो भी पर्सनालिटी के अंदर आती है, उसके व्यक्तित्व में आती है। तो जो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, तो ये व्यक्तित्व वाली जो आ गई थी स्किनर ने दे दी ये डेफिनेशन। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। जीन प्याजे ने कहा था। अब जीन प्याजे पता है बच्चों का संज्ञानात्मक, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इसने, जीन प्याजे ने। तो बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो जीन प्याजे ने बच्चों की जो संज्ञानात्मक बताई थी 15 साल तक के बच्चों के लिए बताई थी। तो ये क्या हो गया कि बच्चा जो वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का निर्माण कर रहा है। तो समझ का निर्माण कर रहा है, सीधी सी बात बोलती है कि वातावरण के साथ संबंध बना रहा है और समझ का निर्माण कर रहा है। तो ये बालकों के लिए जो मेनली बात हो गई बोल दी थी किसने? जीन प्याजे ने। इसी ने हमारे क्या दिया था? संज्ञानात्मक। तो उससे मिलती जुलती डेफिनेशन हो गई है। तो जीन जो ये डेफिनेशन थी समझ का निर्माण करते हैं, किसने दे दी हमें? जीन प्याजे ने दे दी। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं आल्पर्ट की। आल्पर्ट ने क्या बोलता है? व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके पूर्व अभियोजन का निर्धारण करता है। देखो ऑल यानी सभी यानी मानसिक प्लस देहिक, शारीरिक हो गया। मनोदेहिक यानी मानसिक और देहिक यानी मानसिक या शारीरिक हो गया। ऑल यानी सभी, मानसिक प्लस शारीरिक, तो मनोदेहिक आते ऑल, ये हो गया। और पोर्ट यानी जैसे एयरपोर्ट है, कोई फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा है, एरोप्लेन में बैठा है, तो एरोप्लेन से बैठने के बाद क्या, जैसे ही वो हवा में उड़ता है तो वह दाब कम होता जाता, तो दाब की वजह से क्या होता है, अगर किसी को सर्दी वगैरह रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें कानों वगैरह में दर्द होता है। तो एयरपोर्ट में क्या होता है कि वातावरण के साथ उसका पूर्व अभियोजन का निर्धारण करता है। अगर उसको जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वही कि पोर्ट यानी एयरपोर्ट या एरोप्लेन में बैठता है तो वातावरण के साथ उसका पूर्व अभियोजन हो गया। और ऑल यानी मनोदेहिक हो गया। तो ये वाली जो हमारी परिभाषा है कि मनोदेहिक व्यवस्था का वह संगठन है जो वातावरण के साथ उसके पूर्व अभियोजन का, कि पहले इसको सर्दी जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है या नहीं रहती है, तो वो वाली चीज हो गई। तो पूर्व, पोर्ट, और ये वाली चीज हो गई ऑल यानी मनोदेहिक। तो ये डेफिनेशन हमें किसने दे दी थी? आल्पर्ट ने दे दी थी। तो ये सारी डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इनको 2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा पक्के अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसको अच्छे से देखिएगा डेफिनेशंस को। गिलफोर्ड की डेफिनेशन क्या? कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का फोल्ड कर दिया, गुणों को फोल्ड कर दिया, तो गुणों को समन्वित कर दिया। यह है गिलफोर्ड, यानी जो गिल से गुण हो गए और फोल्ड कर दिया या उसको समन्वित कर दिया। फोल्ड कर दिया यानी उसको फोल्ड कर दिया, समन्वित रूप में कर दिया, तो वही गिलफोर्ड यानी गुणों को फोल्ड कर दिया या समन्वित रूप कर लिया। फिर है अगली डेफिनेशन वुडवर्थ। अब वह से याद रखिए, वह व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यवहार। तो वुडवर्थ ने व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है व्यक्तित्व। तो वुडवर्थ ने, वर्स ने व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यवहार, ये वह, तो इसे याद रखिए। अब हम हमारी अगली डेफिनेशन देखते हैं बोरिंग ने।
तो वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो ये देखो, वो रिंग 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 यानी अंगूठी, तो अंगूठी क्या होता है, अगर सामान्य अंगूठी भी होगी तो क्या स्थायी होती है, क्योंकि अंगूठी को तो कोई तोड़ता वगैरह नहीं है, अंगूठी हाथ में पहनी, उंगली में पहनने के बाद वैसी की वैसी ही रहती है। यानी रिंग रिंग वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन की रिंग है, यानी कोई सामान्य रिंग भी होगी तो वो क्या रहेगी, स्थायी रहती है। तो या फिर अगर रिंग पहनाई जाती है, जैसे शादी वगैरह होती है तो रिंग पहनाई जाती है, तो क्या सामान्य रिंग भी होगा तो भी वो स्थायी यानी जीवन भर के लिए पहन लेता है तो वो स्थायी हो जाती है। तो ये बोरिंग यानी सामान्य वो स्थायी हो गई। फिर हम अगली डेफिनेशन देखते हैं कि बोरिंग और लैंगफेल्ड ने तथा अन्य ने दी थी कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों के साथ संतुलित स्थापित करता है। तो ये देखिए, बोरिंग बोरिंग कोई चीज बोरिंग या बेकार कब हो जाएगी, जब कोई चीज आवश्यकता है उसकी, बहुत ही उसे आवश्यकता है, जरूरत है, फिर भी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों के साथ अगर संतुलन करना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा बोरिंग बात या बेकार बात क्या होगी। तो ये हमारी जो आवश्यकता और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों के साथ संतुलन हो रहा है। तो बोरिंग, लैंगफेल्ड, फेल्ड यानी लैंगफेल्ड तथा अन्य ने ये जो दी थी, तो बोरिंग बात की इतनी बेकार बात होगी। तो बेकार बात क्या, बहुत सारे जनों ने मिलकर की कि भाई बोरिंग, लैंगफेल्ड और अन्य लोगों ने मिलकर फिर कहा था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके साथ भी मतलब कि उसके साथ समायोजन करना पड़ रहा है, उसको संतुलित करना पड़ रहा है उसके साथ। तो यही क्या हो गई, हमारी डेफिनेशन हो गई। तो ये बोरिंग और लैंगफेल्ड ने दी थी। फिर हम अपनी अगली डेफिनेशन देखते हैं, वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो वैलेंटाइन से पता पड़ा, वैलेंटाइन डे जो प्यार का दिन होता है क्या होता है, जन्मजात अर्जित, अर्जित मान लिया लड़की है, जन्मजात यानी लड़का, दोनों मिलकर प्रपोज कर लिया, शादी कर लिया, जो भी हो गया, तो जन्मजात व अर्जित ये दो चीज का योग हो रहा है। यानी वैलेंटाइन ने कहा था योग की लड़का लड़की या फिर शादी कर रहे हैं, तो ये वैलेंटाइन योग वाली डेफिनेशन किसने दे दी, वैलेंटाइन ने दे दी। फिर अगली डेफिनेशन देखते हैं, गिलफोर्ड। अभिप्रेरणा यह आंतरिक कारक है जो क्रिया को प्रारंभ करने बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो गलफोड़ से गलफड़े, गलफड़े किसमें, मछली में होते हैं, मछली क्या गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। तो इसका मतलब क्या कि जो गिलफोड़ यानी गलफड़े क्या करते हैं, आंतरिक कारक होता है, यानी वो पानी में रहती है मछली, जो प्रारंभ करने और बनाए रखने, उसको जिंदा रखने के लिए काम आती है। तो प्रारंभ करने और बनाए रखने के लिए, तो गिलफोड़, गलफड़े प्रारंभ करने, बनाए रखने और आंतरिक कारक, ये वाली किसने डेफिनेशन दे दी, गिलफोर्ड ने दे दी। अब अगली डेफिनेशन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, गुड ने क्या बोला था, जागृत, इसी डेफिनेशन के बारे में कि अगर जागृत, अभिप्रेरणा क्या है, अगर किसी कार्य को जागृत करता है, जारी रखता है, नियंत्रण रखती है, तो वो हमारी अभिप्रेरणा होती है। कि अभिप्रेरणा जागृत, जारी, नियंत्रण, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई। कोई एक ही चीज है, किसी कार्य को जागृत रख रही है, फिर जारी भी रख रही है और उस पर नियंत्रण भी कर रही है, तीन तीन काम एक साथ कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और ये अभिप्रेरणा के बारे में दी थी, तो ये हमारी अभिप्रेरणा की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्किनर की। व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। पहलू देखो, स्किनर से ध्यान रखो, स्किन जो स्किन होती है और पीछे आ रहा है नर। पहले जब पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़कियां सुंदर होनी चाहिए, ये करके लड़कियों पे ध्यान दिया जाता था कि सुंदर होनी चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, ऐसी चाहिए करते थे। लेकिन आजकल क्या, आजकल तो लड़कों के भी, शाहरुख खान की कि फेयर लवली हैंडसम लगाओ, गोरे हो जाओ, तो आदमी नरों का भी आजकल खूब आ रहे हैं टीवी पे ऐड, यानी पहल कर रहे हैं भाई कि लड़की की स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी पहल हो रही है आजकल। और मापन यानी वो माप करने के लिए वो लोग टीवी पे ऐड आते रहते हैं। तो ये जो स्किन और नर और पहलू और माप, ये वाली डेफिनेशन किसमें हो गई, स्किनर की हो गई। कि व्यक्तित्व विभिन्नता है कि अलग अलग व्यक्तियों के अंतर्गत क्या, कि जो आदमी की जो स्किन होती है उसका भी आजकल पहल हो रही है, उसका माप हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, खूब टीवी में ऐड वगैरह आ रहा है। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई, स्किनर की हो गई। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, कॉल्सनी। जो बालक अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता से अधिक हो, जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये प्रतिभाशाली बालक के बारे में डेफिनेशन दी थी कॉल सैनिक ने। अब देखो, कॉल सैनिक, तो सैनिकों को बुला रहे हैं, सैनिकों को बुला रहे हैं, तो सैनिकों को बुला रहे हैं क्योंकि सैनिक क्या करते हैं, समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर कहीं लड़ाई वगैरह हो जाती है तो क्या करते हैं, सैनिकों को ही बुलावा जाता है, सैनिक ही लड़ने के लिए जाते हैं। तो और सैनिक क्या होते हैं, उनको योग्यता से अधिक होते हैं क्योंकि उनको लड़ना आता है, बंदूक वगैरह रहती है उनके पास। तो सैनिक, तो सैनिकों को बुलाया जाता है जब जंग छिड़ती है तब, तो योग्यता से अधिक होते हैं और वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।
तो ये प्रतिभाशाली बालक की जो कॉल सैनिक वाली ये डेफिनेशन हो गई कि योग्यता से अधिक है और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, बर्टन होल ने दी थी, सामान्य तथा पिछड़े बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। तो देखो बर्टन होल, बटन और होल, ये इस टाइप का बटन होता है, इसमें छोटे छोटे होल रहते हैं, तो होल नाम सुनते ही कैसा लगता है कि होल यानी बड़ा, बोरवेल वाला वो वाली चीज हो रही। लेकिन बटन, तो लेकिन बटन का होल क्या होता है, स्वाभाविक योग्यता से कम होता है, जो हम सोचते हैं उससे क्या कम होता है, यानी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है शैक्षणिक उपलब्धि। ये किसने दी थी, बर्टन होल। बटन का जो होल होता है वो हम जो जितना सोचते हैं उनसे भी कम होता है। ये वाली डेफिनेशन बन गई। अब अगला देखते हैं सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट ने क्या कहा था, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से निम्न कक्षा का कार्य नहीं कर पाता। तो सिरिल बर्ट ने एक बुक लिखी थी, द बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, द बैकवर्ड चाइल्ड। और सिरिल, सिरिल यानी जस्ट पीछे की सीरीज में या पीछे की उस पर बैठा हुआ, यानी अगर कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है क्योंकि वे निम्न कक्षा का, यानी वो 5वीं क्लास में है और वो 4th क्लास का भी अगर काम नहीं कर पा रहा है तो पिछड़ा हो गया। तो सीरियल यानी सीरियल वाइज से बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 3rd क्लास बैठी हुई, इसके आगे जो रूम है उसमें 4th क्लास बैठी हुई, तो सीरियल से बैठे हुए, क्रम से बैठे हुए। और तो क्या बच्चा बैक, और सीरियल बर्ट से बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ बालक की ये हो गई कि पीछे वाले, मतलब कि पिछली क्लास का भी सॉल्व नहीं कर सकता तो पिछड़ा हुआ बालक। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, सिरिल बर्ट की हो गई। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि निम्न कक्षा कार्य नहीं कर पाता, सिरिल बर्ट से। याद रखिए अगर सिरिल बर्ट ना दिया तो सिर्फ बर्ट भी दे सकता है, कि डेफिनेशन किसने दी थी, बर्ट भी हो सकता है। तो बर्ट बैकवर्ड यानी पिछली कक्षा का कार्य भी नहीं कर पा रहा है, तो बर्ट से भी याद रख सकता है। अब अगली डेफिनेशन है हमारी हैविंग हर्ट्स। हैविंग हर्ट्स ने क्या बोला, हैविंग यानी होना, हर्ट्स यानी खुशी। तो खुशी होना, तो खुशी कब होती है कि प्रतिभावान बालक वह जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का, कोई भी बच्चा है उसको खुशी कब होती है, अगर कुछ कंपटीशन वगैरह होता है उसे वो अपने अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का अगर परिचय दे देता है तो उसको खुद को भी बहुत खुशी है कि अरे क्या बात है, मैं फर्स्ट आ गया, निबंध कंपटीशन हुआ था मैं फर्स्ट आ गया। तो हैविंग हर्ट्स, उसको खुद को खुशी हो रही है क्योंकि अद्भुत कार्य कुशलता और प्रवीणता का परिचय दिया उसने। फिर अगली डेफिनेशन अपनी गेट्स, तनाव के बारे में दी थी कि तनाव असंतुलन की वह दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित अवस्था का अंत करने हेतु कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखो गेट्स, तनाव, गेट यानी प्राप्त होना, अगर तनाव मिलेगा तो क्या होगा, तनाव मिलेगा तो असंतुलन हो जाएगा। तो यानी तनाव के बारे में असंतुलन की दशा किसने दे दी, गेट्स ने दे दी। अब हम देखते हैं अगली डेफिनेशन स्टीफन एम कोरी ने दी थी। तो स्टीफन एम कोरी का क्रियात्मक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले यूज इन्होंने किया था, स्टीफन एम कोरी ने किया था। और इसने क्या बताया था कि स्कूल से रिलेटेड समस्याओं का पहले चयन कर देते हैं, फिर बाद में उसका सुधार, मूल्यांकन और निर्णय वगैरह करता है। तो स्टीफन एम कोरी अभ्यास करता है अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, ये मेन बात होगी, समस्याओं का क्या वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हो गया और कार्यों को दिशा मिल सके और निर्णय का मूल्यांकन। तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उसका मूल्यांकन करना है तो स्टीफन एम कोरी। और अगर उसका समस्याओं का अभ्यास करते द्वारा वैज्ञानिक ढंग से ही अध्ययन कर सुधार के लिए निर्णय ले रहे हैं, वही मूल्यांकन कर रहे हैं, सुधार करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, निर्णय ले रहे हैं। तो वही सेम वाली डेफिनेशन ये दोनों किससे दी थी, स्टीफन एम कोरी ने। समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें भी क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और उसके निर्णयों का मूल्यांकन कर रहे हैं, या फिर सुधार के लिए निर्णय ले रहे हैं या सुधार के लिए जो मूल्यांकन कर रहा है। ये दोनों डेफिनेशन किसकी हो गई हमारे, स्टीफन एम कोरी की। अब अगली है गैरिसन। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो गैरिसन के बारे में हमने एक दो डेफिनेशन दे रखी। गैरिसन, गैरों का जो लड़का होता है, तो गैरों का जो लड़के होते हैं, दूसरों के जो लड़के होते हैं, क्या होता है, दूसरों के जो बच्चे होते हैं उनसे क्या माँ बाप बहुत कंपेरिजन करते हैं। तो वही कि गैरिसन दूसरे के लड़कों से कंपैरिजन करे कि बच्चे को देखो एक क्लास से दूसरी क्लास में चला गया, या फिर एक स्कूल से दूसरी क्लास में दूसरे स्कूल में चला गया, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था किसी हाई फाई स्कूल में चला गया। तो दूसरे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स है वो भी देखेंगे कि यार मेरे लड़के का मैं क्या करूं। तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है तो उसमें क्या
निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है परिवर्तन, उसमें चेंजिंग आएगा कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आएगा तो उसका ड्रेसिंग वगैरह सब में चेंजिंग होएगी। तो क्या अगर गैरों का लड़के की अगर स्कूल चेंज कराते तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसमें परिवर्तन होते हैं, तो दूसरे माँ बाप भी देखते कि भाई इसके लड़के को भेजा है तो मेरे बच्चे के लिए बारे में सोचता है कि मैं भी मेरे बच्चों को भेजूंगा। तो ये वाली डेफिनेशन होगी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था और परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों पर। तो ये क्या हो गई, गैरिसन की डेफिनेशन हो गई। धन्यवाद दोस्तों।